दोस्तों आज से हम शुरुआत करेंगे अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस में यहाँ पे हम जो टॉपिक की बात करेंगे सिर्फ मिनरल से रिलेटेड टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैं हूँ दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। अगर बात करें मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज की तो क्या है, इसको एक कहानी की मदद से जरा समझते हैं। देखिए यहाँ क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है कीरी। ठीक है, कीरी क्या करती है, विजिट करने के लिए जाती है कहाँ पे, सुकांत के घर पे। ठीक है, जो कि उसका नेटिव प्लेस है और वो कहाँ रहता है, धनबाद में रहता है। तो कीरी यहाँ पे भैया यहाँ पे क्या देखती है कि पूरा एरिया जो है वो क्या है, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है, यानी कि एरिया जो है पूरा काला काला दिखने लगता है। तो यहाँ पे सुकांत जो है, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, ऐसा वो पूछती है। कीरी किससे पूछती है, सुकांत से पूछती है कि भाई यहाँ पे इतना जो एरिया है ये पूरा काला है और बिल्कुल धूल वूल मिट्टी गंदगी सब यहीं पे दिख रही है, ऐसा क्यों है। तो ये कहता है कि भाई जो सुकांत है वो कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास में क्या है, कोल माइंस है। ठीक है, ध्यान रखना कोल माइंस, एक नाम भी याद रखना धनबाद, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और प्लस आपके एनसीईआरटी की जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो धनबाद में आपके कोल माइंस वगैरह जो है मिलते हैं। ठीक है, क्या आप जो ये ट्रक वगैरह देख रही हो, यानी कि सुकांत जो है कीरी को बताते हैं ये सारे जो ट्रक देख रहे हो ये क्या है, ये सारे क्या करते हैं, कैरिंग करते हैं, यानी कि मिनरल्स जो भी कोल वगैरह जो मिनरल्स होते हैं उनको कैरी करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे कीरी दूसरा सवाल पूछती है, क्या पूछती है कि ये मिनरल्स क्या होता है। आपने ये बता दिया है कि भाई समझ में आया कि कोल माइन से इस वजह से यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे ब्लैक वगैरह है या डस्टी वगैरह जो है देखने को मिलता है एरिया। ठीक है, लेकिन वही चीज़ आपने यहाँ पे नाम लिया मिनरल कोल। अब इस मिनरल का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे कीरी इस क्वेश्चन को दोबारा पुटअप करती है। तो यहाँ पे सुकांत भी उसकी रिप्लाई देता है कि जैसे ये समझो कि जो ये बेकर होता है, यानी कि जो केक बनाने वाला होता है वो क्या करता है, एक केक हो या फिर आपका बिस्किट है, बिस्किट बनाता है। ठीक है, ये मान लीजिए बिस्किट है। अब बिस्किट में सपोज कीजिए इसमें बहुत सारी चीज़ मिला हुआ है, जैसे कि आटा मिला हुआ है, मिल्क मिला हुआ है, शुगर है, या कुछ टाइम देखते हैं आप अंडे भी जो है इसमें मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद एक बिस्किट जो है प्रिपेयर होता है। ठीक है, जब आप खाते हो इस बेक बिस्कुट को तो आप इसके इंग्रेडिएंट को अगर सेपरेट करना चाहोगे तो भी आप यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। अगर आप चाहो तो अलग अलग करके भी इसको कर सकते हो। तो जिस तरीके से बिस्किट में आपको इंग्रेडिएंट्स अलग अलग दिखने को मिलता है, यानी कि फ्लोर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एग देखने को मिलता है, मिल्क देखने को मिलता है, ये सारे क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। अब इंग्रेडिएंट किसके अंदर है, इस बिस्किट्स के अंदर भरा हुआ है। तो ये जो फ्लोर हो गया ये क्या हो गया, एक तरह का मिनरल्स ही हो गया। किसके लिए, इस बिस्किट के लिए। एक क्या हो गया, एक तरह का मिनरल हो गया इस बिस्किट के लिए। मिल्क क्या हो गया, एक तरह का मिनरल हो गया जो ये बिस्किट में इंक्लूडेड है। इसमें हम देखते हैं बहुत सारी वस्तुएं जो है इसके अंदर होती है लेकिन हम फिर भी इसको देख नहीं पाते। यही चीज़ रॉक्स के, अर्थ के अंदर भी होती है। अर्थ में रॉक्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के अंदर बहुत सारी मटेरियल्स वगैरह जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं और ये मिनरल जो होती है वो एक दूसरे में मिक्सड हुई रहती है। तो इन मिनरल्स जो है इस तरीके के अर्थ की जो रॉकी क्रस्ट होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े चट्टाने होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाए फैला हुआ है। तो यही चीज़ हमारे क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहते हैं। यानी कि ये मिनरल जो है स्कैटर्ड हो रखे हैं, यानी कि फैल रखे हैं थ्रू आउट द अर्थ, यानी कि अर्थ के रॉकी क्रस्ट पे। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको ढूंढ के यहाँ से हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो भाई निकालना पड़ता है तो इसका मतलब ये क्या है, नेचुरली अकरिंग चीज़ है, यानी कि नेचर से हमें मिलने वाली चीज़ें। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो नेचुरली हो और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आप ये बिस्किट ही बना रहे हैं तो बिस्किट में अगर फ्लोर की मात्रा, अगर आपको एक बिस्किट बनानी है तो 1 केजी आटा या 100 ग्राम भी आटा अगर ले लिया आपने, फ्लोर ले लिए, तो क्या वो बिस्किट का शेप बनेगा, नहीं बनेगा। भाई बिस्किट के शेप बनने के लिए जो केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए वो भाई डेफिनेट होनी चाहिए, यानी कि एक निश्चित अमाउंट में होनी चाहिए। मान लीजिए 1:2 आप किसी को रेशियो ले रहे हो, माने इसका मतलब है कि 2
किलो आटा में हमें 1 लीटर या 100 ml जो है पानी मिलाना है। ठीक है, सपोज कीजिए यही है कि 2 भाग में से 1 भाग जो है हमें पानी मिलाना है। इस तरह से केमिकल कंपोजिशन ले लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक डेफिनेट कंपोजिशन हो गई। यानी कि अगली बार जब हम बनाएंगे तो 2:4 का बनाएंगे, उसके बाद अगर हम बनाएंगे तो 3:6 का बनाएंगे। यानी कि रेशियो हमेशा 1/2 का ही आना चाहिए। तो ये एक क्या हो गया, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो गया। और ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स की अगर बात करें, मिनरल्स हमारे जो एरिया है या स्पेस है उस पे ऐसे ही कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि भाई एक जगह हमने ये एरिया है और इसी जगह पे ही हमें एरिया मिलेगा, इस जगह पे ही हमें मिनरल्स मिलेगा, ऐसा नहीं है भैया। इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि इतनी दूरी पे जो है हमें कोल ही मिलेंगे, इतनी दूरी पे हमें माइका ही मिलेगा, इतनी दूरी पे हमें बॉक्साइट ही मिलेगा, ऐसा कुछ इसमें इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो कहीं कहीं पाए जाते हैं, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शोध करने के बाद ही हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें, ये कंसनट्रेटेड होते हैं एक पर्टिकुलरली एरिया में या वहाँ के जो रॉक फॉर्मेशन है उसमें हमें मिलते हैं। कुछ मिनरल्स जो हम देखते हैं इन एरिया में वो हमें आसानी से एक्सेसिबल नहीं होता, मतलब हमें आसानी से नहीं मिलता है। जैसे कि आर्कटिक ओशन का बेड है या फिर अंटार्कटिक ओशन है, तो वहाँ पे जो है हमें आसानी से नहीं मिलता है। तो ये मिनरल्स यहाँ पे तो हैं, लेकिन हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेसिबल नहीं कर सकते। अगर मिनरल्स की बात करें, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, यानी कि उनके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनका मिनरल जो है किस तरीके से बनेगा। हमारी अलग अलग कंडीशंस के वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, यूपीएससी के लिए और एनसीईआरटी की बुक के लिए भी, ठीक है, एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन के वजह से, इन्वायरमेंट के वजह से हमें यहाँ मिनरल्स भी अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, ये अगर बनते हैं तो किससे बनते हैं, आपका नेचुरल प्रोसेस होता है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की। यानी कि इंसान अगर चाहे कि उसमें कुछ इंटरफेरेंस करके हम ऐसा मिनरल बना दे तो भैया नहीं होगा। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया गया उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जो हमें सामने दिखती है, जैसे कलर। जैसे हम लोहे का कलर देखते हैं, ऑब्वियसली बात है हमें ब्राउन कलर दिखता है, लेकिन एक्चुअली में क्या ब्राउन कलर का होता है, नहीं होता है। ठीक है, वो तो जंग होती है कलर ब्राउन जो कलर होती है। उसके बाद उनकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, उनकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि कितनी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पानी में कितना घुलता फिलता हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके एक मिनरल्स को फॉर्म करने में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सॉल्ट की, जो आप सॉल्ट आप खाने में यूज करते हो या ग्रेफाइट जो आप पेंसिल में यूज करते हो, वो भी एक तरह का क्या होते हैं, मिनरल्स ही होते हैं जो हमें नेचुरली अकरिंग होते हैं। इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। देखिए, अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में देखा जाए, ओवर 3000 हमें अलग अलग तरह के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। उनके किसके बेस पे, कंपोजिशन के बेस पे, ठीक है, यानी कि बनावटी के बेस पे। जो मिनरल्स है वो क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट में। मिनरल्स को क्लासिफाइड किसमें किया गया, एक है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक। ठीक है, 2 भागों में हम लोग मेटल जो मिनरल्स है वो क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब मेटेलिक में भी 2 चीज़ आ जाती है, एक फेरस यानी कि जिसमें आयरन की प्रेजेंट होती है, और दूसरी जिसमें नॉन फेरस यानी कि आयरन की प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करते चलेंगे। ठीक है, अगर मैं मेटेलिक की बात करूँ तो मेटेलिक मिनरल्स में मेटल जो होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, किस तरह के फॉर्म में होते हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं, यानी कि कच्चे धातु के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर मेटल की अगर बात की जाए, मेटल हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो भी हार्ड सब्सटेंस होते हैं वो आसानी से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके कॉपर होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं। और इसके साथ साथ इनकी दूसरी अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये चमक दिखाती है, साइन मारती है। ठीक है ना, जैसे आप कॉपर को देखते हो या लोहे को देखते हो या गोल्ड को देखते हो, ये सब क्या करते हैं, साइन करते हैं, लस्टर करते हैं, जिनको इनका साइंटिफिक नेम क्या कहा जाता है, साइंटिफिक तरीके से इनको बोला जाता है लस्टर करते हैं। ठीक है, वहीं अगर आयरन ओर की बात की जाए, आयरन ओर का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ें जो सीधा नेचुरली ज़मीन से निकाला गया, उसमें आपके कुछ मिनरल्स भी होंगे, कुछ आपके अशुद्धियाँ जैसे कि जो भी इम्प्यूरिटीज़ वगैरह है वो भी मिल के आएंगे, इसीलिए हम लोग कहेंगे आयरन ओर। एक्चुअली में पूरा आयरन नहीं है अभी है आयरन, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, यानी कि हम लोग इसको साफ करके फिर आयरन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉक्साइड है, मैग्नीज और है, ये कुछ एग्जाम्पल है।
ठीक है। मेटेलिक मिनरल की अगर बात करें तो ये फेरस भी हो सकते हैं और नॉन फेरस भी, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, यानी कि आयरन की प्रेजेंट भी हो सकती है, जिसमें फेरस मिनरल जैसे कि आयरन ओर है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, इनमें क्या होती है, आयरन होती है। किसकी मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि फेरस में क्या होती है, फेरस में आपके आयरन की मात्रा होती है। और जबकि नॉन फेरस की अगर मैं बात करूँ, नॉन फेरस की, तो नॉट प्रेजेंट आयरन, आयरन की प्रेजेंट जो है इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंस होती है। अगर नॉन फेरस की ही बात करें तो डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स, कुछ और मेटल्स भी इसमें होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, आपके नॉन फेरस एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो नॉन मेटेलिक की, तो नॉन मेटेलिक में जिसमें मेटल के गुण जो है कंटेन नहीं होते, जैसे कि लाइमस्टोन, जो आप चूना पत्थर देखते हो ना, चूना पत्थर इन द सेंस कहें तो हम जो पुताई करने में, ठीक है, जैसे घर की पेंट वेंट पुताई उताई करते हो ना, तो बड़े बड़े पहले चूना पत्थर मिलते थे जिसको पानी में भिगो के रखते थे और फिर अगले दिन जो है हम पुताई करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद माइका हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, जिप्सम यानी कि पीओपी समझ लो एक तरह का। ठीक है, वैसे तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए जिप्सम कहते हैं इसको। ठीक है, तो जिप्सम जो होते हैं वो पीओपी आप समझ लो, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, जो कि हाथों में प्लास्टर वगैरह करने के लिए, ये सारे मिनरल्स के ही आपके क्या है, मिनरल्स के पार्ट है। लेकिन ये मिनरल्स कैसे हैं, नॉन मेटेलिक, यानी कि इसमें आयरन की प्रेजेंट बिल्कुल नहीं है, यानी कि मेटल की प्रेजेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर मैं मिनरल्स फ्यूल्स की बात करूं, जैसे कि आपके कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, ये सारे हमारे नॉन मिनरल्स में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। मिनरल को अगर एक्सट्रैक्टिंग करने की, यानी कि निकालने की बात की जाए, अब देखिए जमीन के अंदर है, जमीन में हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले तो माइनिंग, यानी कि खदानों से खोद खोद के निकालना, फिर ड्रिल करते हैं, बड़े बड़े मशीनें लगा के, क्वेरिंग करते हैं, छोटे छोटे जहाँ पत्थर होते हैं उनमें। ठीक है, और ये जो माइनिंग की अगर बात की जाए, इन तीनों पे मैं जल्दी आता हूँ, आगे इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, माइनिंग की अगर बात की जाए तो ओपन कास्ट माइनिंग होती है और सॉफ्ट माइनिंग होती है, दोनों के बारे में हम लोग यहाँ आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग मिनरल को अपने रॉक से बाहर निकालते हैं, ठीक है, जो अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस पे दबा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। जैसे आपने गड्ढा खोदा और आपको कोयला मिल गया, तो इसका मतलब आपने माइनिंग किया। ठीक है, माइनिंग लाई करती है एट शैलो डेप्थ टेकन बाय रिमूविंग द सरफेस, यानी कि सरफेस की एक लेयर हटाने के बाद, ये सरफेस जो है अलग अलग लेयर की बनी होती है, एक लेयर हटाए तो आपको कुछ मिल रहा, ठीक है, दूसरे लेयर हटाए तो दूसरा कुछ मिला। ठीक है, तो इसी तरह से शैलो डेप्थ में होती है, यानी कि जैसे जैसे आप गहराई करते जाओगे वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग, मतलब एक एक लेयर जब आप हटाते हो तो उसको आप ओपन कास्ट माइनिंग करते हो। लेकिन वहीं पे आप कहोगे कि डीप बोर करेंगे, बिल्कुल अंदर गहराई में ही खुदाई करेंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट कहलाता है, यानी कि थोड़ा ये छोटी छोटी लेयर हटाते जाओगे तो वो आपकी क्या होगी, आपकी ओपन कास्ट। लेकिन एकदम से ही नीचे की तरफ पूरा खोद दोगे तो वो आपकी सॉफ्ट होगी। और इसमें हम लोग मिनरल डिपॉजिट के पास, जो कि अंदर में काफ़ी गहरे एरिया में पहुँचे होते हैं, मिलते हैं, तो वो हमें मिल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। अगर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें, ये काफ़ी नीचे होते हैं अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, और वहीं अगर डीप वेल की अगर बोरिंग करने की बात करें, यानी कि जब तेल के कुएं वगैरह होते हैं उसको अगर बोर करने की बात करते हैं या तेल निकालने की बात करते हैं, तो उसको हम लोग ड्रिलिंग से करते हैं। किससे करते हैं, ड्रिलिंग से। इस तरीके की बड़ी बड़ी मशीनों को समंदर के अंदर में डाल दिया जाता है, वो घूमता रहता है, ड्रिल होता रहता है। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स दैट लाई नियर दिस सरफेस, यानी कि जो भी ऊपर के सरफेस सिंपली आपको खोदे और निकाल लिए, उसको हम लोग क्वेरिंग कहते हैं। यानी कि जैसे कि ये बड़ा सा क्या है, सुरंग है, अब इस सुरंग में क्या करोगे, एक आदमी यहाँ से खोदा और खोदने के बाद यहाँ कोयला मिल गया, तो ये हो गया क्वेरिंग। ठीक है, लेकिन इस सुरंग को बनाने के लिए जो आपको खोदा गया, एक लेयर को हटाया गया, दूसरे लेयर को हटाया गया, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे माइनिंग कहेंगे। ठीक है, माइनिंग और क्वेरिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।